सिलेबस में अभी हम रसशास्त्र पेपर 1 पार्ट ए का फर्स्ट पॉइंट ही ले रहे हैं। ये हर बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे हम कहाँ पे कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे सिलेबस के अंदर। अभी जो हमारा टॉपिक है डायरेक्टली उसे शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 45 प्लस स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं, बाकी के भी हो रहे हैं, तो हो जाएंगे धीरे धीरे ज्वाइन। आपको ये जो टॉपिक चल रहा है उसमें या सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप पे पूछते रहिए, ताकि आपकी जो कुछ भी क्वेरी है उसका आंसर आपको मिलता रहेगा। अभी हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली थी। कौन कौन से समय में राष्ट्रशास्त्र में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो सब देख लिया था। और अभी हम जो देख रहे हैं वो रसाशास्त्र के ग्रंथों के बारे में देख रहे हैं। तो रसाशास्त्र के जो ग्रंथ है उसमें हमने मोटा मोटी 3 कैटेगरी डिवाइड की। सबसे पहला क्राइटेरिया ऐसा रखा कि ऐसे ही बुक्स, ऐसे ही ग्रंथ लेना है जो डेडिकेटेड टू हमारे सब्जेक्ट हो, डेडिकेटेड टू रसशास्त्र हो। ऐसा नहीं कि चरक संहिता ले लिया हमने, उसमें भी रसशास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन ऐसी किताबें जो पूरी की पूरी हमारे सब्जेक्ट के बारे में ही हो। तो उसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी हमने बनाई जो पहले के समय में लिखे गए थे या जो संस्कृत में थे या जो आज से 500 1000 साल पुराने बुक थे, ऐसे वाले। उसको हमने नाम दिया रस ग्रंथ। तो रस ग्रंथ कौन कौन से है वो सभी हम अभी देख रहे हैं। तो जिसके अंदर रसार्णव और रस हृदय तंत्र, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा। आपके सेकंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना जरूरी है उतना देखा। फिर उसके बाद हम रसशास्त्र की कुछ मॉडर्न बुक्स, यानी कि पिछली 1 सदी में, पिछले 100 साल में लिखी गई किताबें जो है, और जो कुछ भी पुराने ग्रंथ थे उससे थोड़ी अलग है वैसी वाली, थोड़ी मॉडर्न है ऐसी वाली, या टिपिकली कहे तो जिसमें चिकित्सा के ऊपर फोकस किया गया है, रसशास्त्र के ऊपर नहीं। लेकिन रसशास्त्र का आयुर्वेद के साथ संगम होने के बाद वाली जितनी भी सारी बुक्स है वो सभी हम यहाँ पे लेंगे। और लास्ट में जो तीसरी कैटेगरी है वो है गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की गई बुक्स। तो भी यहाँ पे रसायन नाम रस तंत्र, इसके बारे में पिछली बार हमने देखा था, है ना, कि इसके ऑथर डिस्प्यूटेड है, पता नहीं है 8वीं सदी की या तो फिर ईसवी सन से पहले 3री सदी की, दोनों में से कोई एक समय है इसका। शिव पार्वती संवादात्मक है और बहुत ही कोडेड मैनर में लिखी गई है। आप ये रसायनों जब खोल के पढ़ेंगे तो इजीली कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह की बुक है, सिर्फ आपको नहीं, जो लोग रसशास्त्र में पिछले 25 30 40 सालों से काम कर रहे हैं उनको भी ये बुक समझने में समय लगता है, ऐसी वाली बुक है। और एक हाईलाइट इसकी क्या याद रखने जैसी है कि इसके जो चैप्टर है, अध्याय है, वो अध्याय नाम से नहीं लेकिन पटल नाम से जाने जाते हैं। तो रसायन बुक के अंदर ये प्रथम पटल है, ये द्वितीय पटल है, मतलब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, इस तरह से है। दूसरा हमने देखा रस हृदय तंत्र, तो उसके 2 फोटोग्राफ्स हमने देखे। एक जो है वो चौकम्बा के द्वारा प्रकाशित, दूसरा जो है वो कृष्ण गोपाल के द्वारा प्रकाशित। तो इसके ऑथर जो है ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमद गोविंद भगवत पाद आचार्य, है ना। तो उनके ऑथर जो है वो फिक्स है कि हाँ यही है। उस समय में जो शंकराचार्य हुआ करते थे, उस शंकराचार्य के गुरु जी थे वो। तो ये जो है भगवत गोविंद पाद आचार्य, तो वो भी एक सन्यासी थे, है ना, इसीलिए उनका नाम ऐसा है भगवत गोविंद पाद। तो ये जो आचार्य है वो उस समय के उस समय के शंकराचार्य के उस समय के शंकराचार्य के गुरु हुआ करते थे। और उन्होंने भारत के 18 संस्कार बहुत ही सरल भाषा में समझाए हैं, बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन और भी इजी। और भारत के 18 संस्कार करने के बाद, यानी कि भारत सुसंस्कृत बन गया है, उसके बाद उसका यूज कैसे करना, उसका यूज मेटल के कन्वर्जन में कैसे करना, उसका यूज शरीर के कन्वर्जन में कैसे करना, वो सब चीजें उन्होंने भी आखिर के 2 चैप्टर में बताई हुई है। तो ये रस हृदय तंत्र अगर आप चाहे तो आप भी पढ़ सकते हैं। अ, अभी मत पढ़िए इस बुक को, रस हृदय तंत्र को, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार रसशास्त्र सीख लीजिए पूरा, और आप जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तब आपको चिकित्सा में ये काफी उपयोगी हो जाएगा। तो पूरा रसशास्त्र सीख लेने के बाद अगर आप ये रस हृदय तंत्र पढ़ते हैं, या एटलीस्ट हमारा रसशास्त्र का पारद प्रकरण खत्म होने के बाद आप ये बुक पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। फिर है तीसरा जो है, यहाँ से हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये है गोरख संहिता। तो अभी देखिए ये तंत्र नहीं है, ये संहिता है ना। तो संहिता जो है वो अपने अध्याय और अपने जो कुछ भी
स्थान होते हैं जैसे कि सूत्र स्थान वगैरह, तो उस तरह से बहुत इजीली समझ में आती है। तंत्र तंत्र कैटेगरी की जो किताब होती है वो समझने के लिए तंत्र युक्ति लगानी पड़ती है, संहिता में ऐसा कुछ होता नहीं, इजीली बताया गया रहता है। तो ये इस तरह की एक गोरख संहिता है। इसको है ये गोरख संहिता, लेकिन ये प्रचलित थी गोरख पद्धति, ऐसे नाम से भी ये प्रचलित थी। जो लोग भी रश्य शास्त्र सीखते थे उनके बारे में, उनके लिए, तो इसका नाम गोरख पद्धति, ये भी इसका नाम है। तो आप याद रखिए एग्जाम में गोरख संहिता के बदले गोरख पद्धति, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो गोरख पद्धति ये एक बुक का नाम है। गोरख पद्धति मतलब आपको किसी तरह की कोई प्रोसीजर नहीं लिखनी है वहां पे, है ना। तो ये एक ख्याल रखिए। अब इसके जो ऑथर है वो है सिद्ध गोरखनाथ। गोरखनाथ या फिर गोरक्षनाथ, है ना। तो कहीं पे गोरखनाथ लिखा होगा, ये अपभ्रंश है। या शुद्ध शब्द जो होता है वो गोरख नहीं, गोरक्ष ऐसा होता है। तो सिद्ध गोरक्ष नाथ। अभी यहाँ पे नाम के पीछे नाथ शब्द आया है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि आगे भी बहुत सारी जगह पे ये आएगा। तो यहाँ पे भारत में ना अलग अलग तरह के संप्रदाय होते हैं। अभी के समय के 21वीं सदी के कुछ प्रचलित संप्रदाय के बारे में मैं आपको बताऊं। वैष्णव संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ऐसे अलग अलग संप्रदाय अभी के समय में प्रचलित है ना। तो उसी तरह से पहले के समय में भी कुछ बहुत बढ़िया संप्रदाय हुआ करते थे, जैसे कि बौद्ध संप्रदाय, ये नाथ संप्रदाय, फिर सिद्ध, इस तरह से अलग अलग संप्रदाय हुआ करते थे उस समय में भी। हिंदू धर्म के ही अंदर ये सब अलग अलग संप्रदाय होते हैं। तो यहाँ पे नाथ या फिर बौद्ध, ये दो जो है ये हमारे काम के हैं यहाँ पे, क्योंकि आज से 1000 साल पहले की बात करते हैं। तो वहां पे जो नाथ संप्रदाय था और जो बौद्ध संप्रदाय था, उनके अंदर जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने रसशास्त्र के विषय में बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। रसशास्त्र का बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है उन्होंने। भारत के बहुत सारे प्रोसीजर्स किए उन्होंने, और रसशास्त्र को बहुत ही विकसित बनाया है। तो नाथ संप्रदाय के कुछ लोगों के नाम का लिस्ट दिया हुआ है आपके रसशास्त्र के टेक्स्ट बुक में। 2-3 बार पढ़िए उसको, ताकि आप उस नाम से परिचित हो जाएंगे। तो कितने नाथ थे, कौन कौन से नाथ थे, वो सब तो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन उन सब के नाम से आप परिचित हो जाइए। वाइवा में अगर आपको कभी भी पूछते हैं कि ये नाम लेके समझ लीजिए गोरक्षनाथ, वो क्या है, वो कौन है, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो ये नाथ संप्रदाय के बहुत सारे लोग हैं। फिर बौद्ध संप्रदाय के भी कुछ कुछ है, देखेंगे आगे। फिर अभी नाम के पीछे गोरक्ष, इस नाम के पीछे तो नाथ लिखा है, ये आपको पता चला। आगे लिखा है सिद्ध, है ना। तो गोरख, ये जो गोरक्ष नाम के जो व्यक्ति थे, गोरक्ष नाथ, नाथ संप्रदाय के थे। वैसे नाथ संप्रदाय के अनेक लोग होते हैं जो रसशास्त्र में काम करते हैं, जैसे अभी के समय में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं भी रसशास्त्र का काम करता हूँ, आप सभी भी सीखते हैं, तो हम सब लोग रसशास्त्र वाले हो गए। लेकिन आप नहीं, मैं नहीं, मुझसे भी ज्यादा जिनको बहुत बढ़िया आता है, जिनके पास 50 साल का अनुभव है, ऐसे कोई अ, व्यक्ति होते हैं जो इस पूरे विषय के अंदर निष्णात होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं अभी के समय में कि ये तो इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। उस समय में क्या बोलते थे, ये तो उस सब्जेक्ट में सिद्ध हुए हैं, ऐसा बोलते थे। तो रसशास्त्र इस सब्जेक्ट के अंदर जो एक्सपर्ट होते थे, उनको ये उपाधि दिया जाता था सिद्ध। सिद्ध संप्रदाय भी एक हुआ करता है, वो एक अलग है। लेकिन यहाँ पे नाथ जो है वो पीछे लिखा हुआ है, उसके आगे सिद्ध है, तो उसके प्रीफिक्स के बारे में बता रहा हूँ। जो भी इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हुआ करते हैं तो उसको सिद्ध ऐसा बोला जाता है। तो ये गोरक्ष नाम के व्यक्ति, नाथ संप्रदाय के व्यक्ति, और वो रसशास्त्र विषय के एक्सपर्ट थे, यानी कि वो सिद्ध थे। 12वीं सदी में हो गए, और उन्होंने ये गोरख संहिता नाम के, गोरख संहिता या गोरक्ष संहिता नाम से किताब लिखी। 2 पार्ट्स में उन्होंने लिखी। जो बुक्स जो है वो 2 भाग में लिखी है। पहला है कड़ी प्रकरण, दूसरा है भूति प्रकरण। अभी यहाँ पे ना जो ये जो प्रकरण शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि कड़ी प्रकरण, तो प्रकरण है, इसका मतलब आप शाब्दिक अर्थ मत लीजिए कि प्रकरण मतलब वो एक चैप्टर होगा, है ना। ऐसा नहीं है, वो बुक का पहला भाग है। हम इजीली ऐसा लेते हैं ना कि प्रकरण मतलब वो एक चैप्टर होगा। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लेना है, याद रखेंगे कि कड़ी प्रकरण जो है वो बुक का पार्ट 1 है, और भूति प्रकरण जो है वो बुक का पार्ट 2 है। अभी जो पार्ट 1 है, यानी कि कड़ी प्रकरण है, उसके अंदर 27 पटल दिए गए हैं।
अभी आप याद रखेंगे पटल क्या है? चैप्टर है, जैसे कि हमने रसायनों में भी देखा था, तो उस समय पे उसको पटल बोलते थे। तो बुक के गोरख संहिता बुक के पार्ट 1 यानी कि कड़ी प्रकरण, उसके अंदर 27 चैप्टर है, 27 पटल है ना। अभी उसके अंदर क्या दिया गया है? देह शुद्धि के बारे में दिया गया है, हठ योग के बारे में दिया गया है, और 84 सिद्ध के बारे में दिया गया है। ये सिर्फ हाइलाइट्स है, इसके अलावा और बहुत कुछ है उसके अंदर। तो आपको याद रखने जैसी या आयुर्वेद के साथ थोड़ी रिलेटेड हो, ऐसे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और इन सभी के बारे में बताता हूँ। देह शुद्धि के बारे में बताया गया है, हठ योग के बारे में बताया गया है। इसका आयुर्वेद के साथ क्या संबंध है ना, ये ही हम समझेंगे आज। तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी होता है या जो पारद है, उसको हम शरीर में जब लेते हैं या मर्क्यूरी पारद का हम सेवन करते हैं और बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान बन जाते हैं। तो ये जो बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान बनना होता है, उस समय पे हमें शरीर को संपूर्ण क्या बोलते हैं, शुद्ध रखना बहुत ही जरूरी होता है। देह जो है वो शुद्ध होना चाहिए। अगर रोग युक्त शरीर है, व्याधि युक्त शरीर है, तो उस समय पे हमें पारद का सेवन नहीं करना चाहिए। करना है तो भी कैसे करना चाहिए कि पहले उस रोगों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। और ये जो पुराने रस ग्रंथ है, उनका एम क्या था? पारद का सेवन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करना ताकि हम अजर अमर बन जाए, वृद्धावस्था दूर हो जाए और दीर्घायु बहुत लंबे समय तक 100 साल, 150 साल, 200 साल, उससे भी ज्यादा बना रहे। तो उसके लिए ही यहाँ पे उनका ये यही मेन पर्पस था, और उसी लिए वो रस शास्त्र की प्रैक्टिस करते थे। तो वो पहले ही सबसे पहले देखते हैं कि देह शुद्धि होनी चाहिए। अभी ये जो कुछ भी देह शुद्धि है, वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है हमारे आयुर्वेद के अंदर जो पंचकर्म आता है उसके साथ। पंचकर्म में हम जो प्रोसीजर्स करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो दोष और जो मल होते हैं, उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, या तो वमन करके यानी कि उल्टी करवा के, या तो विरेचन करके यानी कि जुलाब करवा के। तो पंचकर्म में हम जैसे करते हैं, हमारे शरीर के जितने भी दोष है, जितने भी मल है, उन सभी को हमारी शाखाओं में से कोष्ठ में लेके आते हैं, है ना। यानी कि हमारे पूरे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कहीं पे भी जो दोष इकट्ठा हुए हैं, मल इकट्ठा हुए हैं, उन सभी को वहां से खींच के कोष्ठ में लेके आते हैं, हमारे जीआई ट्रैक में, हमारे एलिमेंट्री ट्रैक में लेके आते हैं। और हमारे जीआई ट्रैक में लाने के बाद उसको हम या तो वमन से या तो विरेचन से, जो भी रास्ता नजदीक होता है वहां से बाहर निकाल देते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे देह शुद्धि में बताया गया है। तो देह शुद्धि करने के बाद यानी कि शरीर के सारे दोष और मल ठीक कर लेने के बाद जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उस स्वस्थ हो जाने के, हालांकि उसकी उम्र के हिसाब से, लेकिन जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, तो वो स्वस्थ होने के बाद ही ये लोग पारद सेवन, और वो भी कैसा पारद सेवन? सुसंस्कृत, यानी कि पारद के 18 संस्कार किए हुए, पारद के ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर 18 जो प्रोसीजर्स है वो की हुई है, ऐसा मर्क्यूरी लेके फिर उसका खाने के लिए, दवाई के लिए उपयोग करना है। तब जाके व्यक्ति जो है वो अजर अमर बनता है। तो ये देह शुद्धि की बात हुई, आगे भी बहुत सारे ग्रंथों में ये रिपीट होगी। फिर है हठ योग। तो हठ योग के बारे में बताया है। अभी यहाँ पे आगे हम रसेश्वर दर्शन नाम से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप सिलेबस में भी देख लीजिए, वहां पे मिलेगा। तो वो जो है, वहां पे क्या है कि ये सभी जो व्यक्ति थे, ये सभी सन्यासी लोग थे, है ना। तो ऐसा उनको नहीं था कि ये मर्क्यूरी का उपयोग करके मैं बहुत सारा सोना हीरा जवाहरात बना लूं और राजा बन जाऊं, ऐसा कुछ था नहीं उनका। सभी सन्यासी लोग थे। तो उनका एम क्या था कि मोक्ष प्राप्ति, है ना, ये यही होता है ना। लेकिन ये सभी लोग क्या मानते थे कि मैं मर जाऊं और उसके बाद मुझे मोक्ष मिले, ऐसा नहीं है। ये सभी लोग जीवन मुक्ति में मानते थे, जिंदा ही, जीते जीव ही मुझे मोक्ष मिलेगा। मतलब कि जो ईश्वर की प्राप्ति होती है या परमात्मा के साथ जो जुड़ना होता है, वो मरने के बाद हो जाओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मेरा शरीर चल रहा है, उसी समय पे मुझे मोक्ष मिले। तो उसके लिए वो हठ योग, और हठ योग के जैसे ही दूसरे बहुत सारे कठिन तपश्चर्या करते थे। और ये हठ योग और हठ योग के जैसी बहुत सारी अलग अलग कठिन तपश्चर्या है, उसके लिए बहुत ही स्ट्रांग शरीर चाहिए, लंबा समय चाहिए। और इतने लंबे समय तक, 10 साल, 20 साल, 50 साल, लंबे समय तक शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। बहुत लंबे समय तक अगर तपश्चर्या करनी होगी,
खाने पीने का शायद कुछ ठिकाना हो ना हो, तो उसके समय पे शरीर एकदम मजबूत चाहिए। तो ये पहला उनको परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति करनी थी। उसके लिए उनको लंबे समय तक मजबूत शरीर चाहिए था। और ऐसा मजबूत शरीर बनाने के लिए उनको शरीर अजर अमर बनाना था। तो ऐसा अजर अमर यानी कि ताकतवर, लंबे समय तक ताकतवर रहे, वृद्धावस्था आए नहीं, सदैव युवान रहे, ऐसा शरीर बनाने के लिए उन्होंने ये पारद सेवन शुरू किया। और पारद सेवन कैसा? 18 संस्कार वाला, मर्क्यूरी के ऊपर 18 प्रोसीजर्स की गई है, ऐसा वाला पारद सेवन शुरू किया। और ऐसा वाला मर्क्यूरी जो है वो दवाई के रूप में कब ले पाएंगे? देह शुद्धि करने के बाद ही। शरीर में रोग है तो उस रोग के साथ साथ अजर अमर नहीं बन सकते। तो ये पूरा सीक्वेंस है ना, मैंने आपको अंत से शुरू करके बैकवर्ड्स लेके जाके बताया। उनका गोल था क्या? जीते जी, जीवन मुक्ति है ना, जीते जी ही मोक्ष प्राप्त करना। उसके लिए लंबे समय तक उनको एक सुदृढ़, रोगी न हो ऐसा शरीर चाहिए। उसके लिए उनको मर्क्यूरी का इनटेक करना था, पारद का सेवन करना था। और उसके लिए उनको देह शुद्धि करनी थी। तो वो सारी चीजें जो है उन्होंने इस 27 पटल के अंदर कड़ी प्रकरण में बताई हुई है। मैंने आपको सिर्फ उसका सार बता दिया। फिर बाकी है 84 सिद्धा के बारे में, है ना। तो ये गोरक्ष जो है, गोरखनाथ जो है, वो तो एक सिद्ध हो गए। लेकिन ऐसा है, वो है कि वो पहले सिद्ध थे, वो रसशास्त्र सब्जेक्ट के सबसे पहले एक्सपर्ट थे, ऐसा नहीं है। उनके पहले भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हो गए थे। तो उन्होंने उन सभी को नाम लिखा है वहां पे, उन सभी को नमन किया है। जैसे ही हम करते हैं ना, हम आयुर्वेद सीखते हैं तो हम आचार्य चरक को, आचार्य सुश्रुत को, वाग्भट को, धन्वंतरी को, सभी को नमन करते हैं, है ना। उनका नाम हम सब जगह पे रखते हैं। अग्निवेश है तो वो हमेशा उनके आचार्य जो है, तो उनका अत्रेय जो है, उनका नाम हमेशा लेते हैं। तो उसी तरह से जो सिद्ध गोरखनाथ है, उन्होंने अपने से पहले जितने भी सिद्ध हो गए, अपने से पहले जितने भी आचार्य हो गए, उनका सभी का लिस्ट लिखा है, नाम लिखा है। 84 सिद्ध, 84 सिद्ध मतलब कि 84 एक्सपर्ट्स ऑफ रसशास्त्र, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और यही सारी चीजें कड़ी प्रकरण में दी गई हुई है। उसके बाद आता है भूति प्रकरण। तो भूति प्रकरण के अंदर क्या बताया गया है? पहला तो 9 पटल यानी कि 9 चैप्टर्स दिए गए हैं। जो इस बुक का सेकंड पार्ट है भूति प्रकरण, उसके अंदर 9 पटल या 9 चैप्टर्स दिए गए हैं। इसके अंदर रस और रसायन के बारे में बताया गया है। अब ये रस क्या, रसायन क्या? रस क्या वो तो आप सबने देख लिया है ना, रस शास्त्र के अंदर रस यानी कि मर्क्यूरी, वो क्या। और फिर ये रस जो है उसमें से रसायन कैसे बनाएगा? अभी रसायन यानी कि आप सब अगर स्कूल में पढ़े हैं, 11वीं 12वीं कक्षा आपकी याद करेंगे तो आपको लगेगा रसायन मतलब केमिकल, है ना, या फिर रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, ऐसा आपको लगेगा। तो उसके जैसा ही है, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री है ऐसा नहीं है। यहाँ पे आयुर्वेद के अंदर हम रसायन किसे बोलते हैं, रसशास्त्र के अंदर हम रसायन किसे बोलते हैं? तो सीधी सी बात है कि रसशास्त्र का है तो रस का उपयोग करके, मर्क्यूरी का उपयोग करके ऐसी दवाई, ऐसी बनाई गई दवाई जो कि हमें अ, जरा का नाश करे, वृद्धावस्था का नाश करे। तो रस और रसायन, इसका आगे पूरा हम एक चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं, हमारे सिलेबस में है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रस एंड रसायन। तो उस समय पे आपको डिटेल में क्लियर होगा। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि रस यानी कि मर्क्यूरी, और रसायन यानी कि मर्क्यूरी में से बनाई गई इतनी सारी दवाइयाँ जो कि वृद्धावस्था को दूर करती हो। तो इन्होंने, गोरखनाथ ने भूति प्रकरण में इसके बारे में बताया है, मर्क्यूरी और मर्क्यूरी से बनी हुई मेडिसिन, उसके बारे में बताया है। बाद में कुछ और हाइलाइट्स है, जैसे कि खेचरी गुटिका। तो भी खेचरी गुटिका जो है वो तो बहुत सारी अलग अलग बुक्स में बताई गई है ना, तो ये मेडिसिन को मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, खेचरी गुटिका। अभी खेचरी मतलब क्या, है ना। तो याद रखिए, खेचरी मतलब ऐसा जो आकाश में उड़ सके, जैसे कि पक्षी होते हैं तो हम उनको खेचर बोलते हैं। उसी तरह से खेचरी गुटिका, तो खेचरी गुटिका एक ही इस नाम से अलग अलग मेडिसिन बताई गई है। लेकिन बेसिकली खेचरी गुटिका किसे बोलते हैं? मर्क्यूरी में से बनाई गई ऐसी मेडिसिन जो हमें बहुत ही ज्यादा ताकत दे, तुरंत ही दवाई जब हमारे शरीर में जाएगी तुरंत ही, और बहुत ही ज्यादा हमें एनर्जी दे, इतनी एनर्जी कि व्यक्ति जैसे कि खेचरी यानी कि जैसे कि वो उड़ सके, उतनी ज्यादा ताकत दे, है ना। तो
उड़ते नहीं है ना। एक तो सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल चीज है कि ये दवाई खाने के बाद कोई इंसान आकाश में उड़ने लगता नहीं है। सिर्फ नाम खिचड़ी गुटी का है, उड़ने की विद्या यहाँ पे होती नहीं, वो प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। लेकिन इतनी ज्यादा वहाँ पे एनर्जी आ जाती है कि उनको बहुत ही श्रम वाला काम बता दिया जाए और वो उतना काम उतना फास्टली कर लेगा और वो थकेगा नहीं, उतनी ज्यादा एनर्जी शरीर को मिल जाती है। जैसे कि अ, किसी किसी बुक में, जैसे कि हमारी एक गुजराती बुक है आर्यभीषक, है ना। तो आपको द्रव्य गुण रस शास्त्र दोनों विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है आर्यभीषक। तो उस बुक में भी खेचरी गुटिका दी हुई है। तो उसमें बहुत ही क्लियरली बताया है कि ये जो खेचरी गुटिका जो है, जब ये शरीर में असर करती है, तो ये जो खेचरी गुटिका लेने के बाद व्यक्ति 100 योजन तक चलने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। अभी 100 योजन मतलब कितना, ये आप काउंट कर लीजिए, है ना। आप गूगल में सर्च करिए 1 योजन बराबर कितना होता है, फिर 100 योजन बराबर कितना होता है। और कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर इतना चलने की ताकत नहीं है नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, तो वो ये दवाई लेने के बाद 100 योजन तक चल सकता है। ऐसी ये खेचरी गुटी का है। हालांकि ये जब पारद प्रकरण पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये दवाई खाने के लिए नहीं होती। खिचड़ी गुटी का जो है वो सिर्फ मुंह में रखने के लिए होती है, सिर्फ मुंह में रखना है और इतना असर करता है। और अगर पेट के अंदर चली गई तो इंसान मर जाता है। ऐसी ये दवाई होती है, क्योंकि ये मर्क्यूरी काफी पॉइजनस होता है। फिर आगे है कल्पतरु, एक और दवाई के बारे में देखते हैं। कल्पतरु, है ना। तो कल्पतरु ये जो क्या है, आपने कल्प वृक्ष ये शब्द सुना होगा, है ना। कि एक ऐसा वृक्ष है जिसके पास से हम जो मांगे हमें सब कुछ मिल जाता है। तो उसी तरह से यह है कल्पतरु। तरु मतलब वृक्ष। तो मतलब क्या है कि इस तरह की जो दवाइयाँ है कि हमें एम जो है इनका वृद्धावस्था को दूर करे, शरीर के सारे रोगों को दूर करे, ऐसी दवाई वहां पे बताई गई है। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी दवाई बताई गई है। इन शॉर्ट कि हमारी मर्क्यूरी की बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पे हमें भूति प्रकरण में मिलती है। तो कड़ी प्रकरण में क्या मिलता है, देह शुद्धि, हठ योग और 84 सिद्ध के बारे में। मतलब कि आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कड़ी प्रकरण में नहीं है, लेकिन भूति प्रकरण में है। तो भूति प्रकरण में आयुर्वेद से रिलेटेड और रोगों को दूर करने से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, मतलब कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें भूति प्रकरण में बताई गई है। फिर गोरख संहिता के बाद हम देखेंगे रसेंद्र चूड़ामणि, है ना। तो यहाँ पे रसे उसके बाद का सेकंड जो बुक है, सेकंड जो ग्रंथ है, रसेंद्र चूड़ामणि। तो इसका आप उच्चार, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से याद रखिए। ऊपर लिखा हुआ है आचार्य सोमदेव कृत, वो उसके इस बुक के असली ऑथर है, आचार्य सोमदेव। नीचे जो लिखा हुआ है, नटराज की जो मूर्ति है उसके नीचे जो लिखा हुआ है आचार्य सिद्धिनंदन मिश्र, वो इस बुक के ऑथर नहीं है, वो इस बुक के ट्रांसलेटर है, वो इस बुक के टीकाकार है। तो उन्होंने रसेंद्र चूड़ामणि के जस्ट नीचे लिखा है सिद्धि प्रदा, हिंदी व्याख्या सहित। तो उन्होंने तो हिंदी भाषा में व्याख्या की है, ओरिजिनल बुक संस्कृत में है, उन्होंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। और हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ कुछ अगर समझने में मुश्किल हो ऐसी चीजों को समझा कर भी दिया है, यानी कि व्याख्या की हुई है, कमेंट्री है, टीका की हुई है। तो उनकी जो टीका है उसका नाम है सिद्धि प्रदा। और ये नाम जो है ना, कमेंटेटर का जो नाम है आचार्य सिद्धिनंदन मिश्र, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि रसशास्त्र की बहुत सारी जो ओरिजिनल बुक्स है उनके ऊपर उन्होंने कमेंट्री दी हुई है, उनको अच्छे से हिंदी में समझाया हुआ है। तो सिद्धिनंदन मिश्र आपको बहुत सारी बुक्स के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि वो इन सब बुक्स के ऑथर नहीं है, वो इन सब बुक्स के कमेंटेटर या फिर व्याख्याकार है। रसेंद्र चूड़ामणि इस बुक के ऑथर है आचार्य सोमदेव, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो रसेंद्र चूड़ामणि के बारे में देखते हैं। ये बुक कब लिखी गई, 12वीं सदी में, यानी कि आज से 800-900 साल पहले, आज से कम 800 साल पहले ये बुक लिखी गई थी। रसेंद्र चूड़ामणि ओरिजिनली संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और किसने लिखी, आचार्य सोमदेव, इन्होंने इस बुक के बारे में लिखा है। इस बुक पूरी पूरी बुक उन्होंने लिखी है। ये बुक बहुत बड़ी बुक है ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ 13 अध्याय दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है चैप्टर्स का नाम पटल नहीं है, चैप्टर का नाम अध्याय है, जैसे कि हमारी चरक संहिता में भी होता है।
और इसके अंदर रसशास्त्र के से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं। तो हमारा जो सिलेबस है, इसके अंदर जितने भी सारे पेपर वन के अंदर जितने भी सारे टॉपिक्स आते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट सभी टॉपिक इस बुक के अंदर है। तो आप रसेंद्र चूड़ामणि इस बुक को सेकंड ईयर में पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि रसशास्त्र से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इस बुक के अंदर आ गए हैं। एक और महत्व की बात है, रस रत्न समुच्चय हैज इन्फ्लुएंस फ्रॉम दिस ट्रेटाइज। ट्रेटाइज यानी कि ग्रंथ। तो इसके बाद का 12वीं सदी में तो ये रसेंद्र चूड़ामणि लिखा गया, लेकिन उसके बाद एक और ग्रंथ लिखा गया है रसरत्न समुच्चय। अब ये जो रसरत्न समुच्चय नाम का ग्रंथ है, वो आज के समय में बहुत ही फेमस है। और जो कोई भी रसशास्त्र के व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मैं हूँ और भी मेरे जैसे बहुत सारे होंगे, तो हम रसरत्न समुच्चय को डेली बेसिस पे रिफर करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बुक समझ लीजिए, ऐसा है। तो रसरत्न समुच्चय है वो आज के समय में बहुत ही ज्यादा फेमस है और डेली यूज करने जैसा है रसरत्न समुच्चय। लेकिन रसरत्न समुच्चय के जो लेखक थे, उन्होंने भी इस बुक रसेंद्र चूड़ामणि में से इन्फ्लुएंस लिया हुआ है, यानी कि वहां से भी काफी सारी चीजें रेफरेंस के तौर पे ली हुई है। किसने? रसरत्न समुच्चय के ऑथर ने। कहाँ से ली हुई है? रसेंद्र चूड़ामणि इस बुक में से ली हुई है। तो रसरत्न समुच्चय जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा उसके अंदर भी क्या क्या चीजें दी हुई है। लेकिन रसेंद्र चूड़ामणि इस बुक के बारे में याद रखिए इतना, 12वीं सदी में लिखी गई किताब है, आचार्य सोमदेव ने है लिखी हुई है, 13 अध्याय लिखे हुए हैं और रसशास्त्र से रिलेटेड सारी ही चीजें इसमें बताई गई है। फिर आगे देखते हैं रस प्रकाश सुधाकर। अभी देखिए यहाँ पे नीचे फिर से लिखा हुआ है आचार्य सिद्धिनंदन मिश्र, है ना। तो सिद्धिनंदन मिश्र कौन है? वो इस बुक के व्याख्याकार है। तो इन्होंने सिद्धि प्रदा नाम से फिर से एक व्याख्या लिखी है रस प्रकाश सुधाकर के ऊपर। ओरिजिनल ऑथर कौन है इस बुक के? आचार्य यशोधर। ऊपर लिखा है ना, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है आचार्य यशोधर। तो इसका नाम यशोधर या यशोधन, दो नाम इसके मिलते हैं जो मेन ऑथर है उनके। तो उसके बारे में देखेंगे, रस प्रकाश सुधाकर। तो ये जो है यशोधर भट्ट या फिर यशोधन भट्ट। अभी यहाँ पे मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है, लेकिन आपको बताता हूँ। ये जो ऑथर है यशोधन भट्ट, ये थे जूनागढ़ से। तो सौराष्ट्र का हमारा जो सिटी है जूनागढ़, वहाँ के ये ऑथर थे और आज से 700 साल पहले हो गए, 13वीं सदी में ये हो गए। और उसी तरह से आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो रसशास्त्र की बुक्स के लेखक थे या रसशास्त्र में बहुत अच्छा काम किया था, और वो सौराष्ट्र से होंगे। गुजरात का जो एक रीजन है सौराष्ट्र, वहां से होंगे, क्योंकि गुजरात के अंदर और उसमें भी टिपिकली सौराष्ट्र के अंदर रसशास्त्र का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। रसशास्त्र के ऊपर सबसे ज्यादा काम जो है वो नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में और उसके अंदर भी गुजरात में हुआ है। आज के समय में भी रस औषधियों की प्रैक्टिस जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा होती है। नॉर्थ इंडिया में भी होती है कंपेरेटिवली, साउथ इंडिया में या फिर ईस्ट इंडिया में, पश्चिम बंगाल साइड या उस साइड कम होती है। वो लोग जो है पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की दवाइयों का उपयोग करते हैं ज्यादा। जबकि ईस्ट इंडिया यानी कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और नॉर्थ इंडिया में भी ये सभी मर्क्यूरी की दवाइयों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। और क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है इतना सारा, तो ये जो यशोधर भट्ट या यशोधन भट्ट जो जूनागढ़ के यानी कि सौराष्ट्र के थे, उन्होंने ये किताब लिखी है रस प्रकाश सुधाकर। इसमें भी उन्होंने 13 अध्याय बताए गए हैं। रसशास्त्र से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई गई है, लेकिन कुछ हाईलाइट करने जैसी चीजें जो कि सिर्फ इस बुक में मिलती है या सबसे पहले इस बुक में मिलती है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पारद भस्म ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो मर्क्यूरी जो है उसकी भस्म बना देते हैं। अभी के समय में कोई नहीं बना पाता है, इंक्लूडिंग मी एंड बहुत सारे लोग, कि पारद की भस्म नहीं बना सकते हैं। जामनगर की यूनिवर्सिटी में भी पिछले कई सालों से बहुत बार ट्राई हो चुकी है, लेकिन पारद की भस्म जो है वो नहीं बना पाते हैं। तो अभी उतना हमारे पास नहीं है रिसेंट एडवांसमेंट्स या जो परंपरागत जो पारद भस्म बनाने का ज्ञान था, ज्ञान तो नहीं कौशल्य था, वो लुप्त हो चुका है। उसको फिर से हमें रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन इनके समय में बनाते थे
और सिर्फ बनाते थे ऐसा नहीं, अलग अलग वैरायटी की बनाते थे, बहुत सारी अलग अलग तरह की पारद भस्म बनाते थे। तो इन्होंने अलग अलग वर्ण की यानी कि अलग अलग कलर की पारद भस्म के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रेजेंट कंडीशन में ये हमसे नहीं हो रहा है, इतना स्किल हमारे पास नहीं है, नॉलेज उतना कम है, लेकिन इनके पास था, यशोधर भट्ट के पास। इन्होंने बनाई थी और उन्होंने कैसे बनानी वो लिखा भी था। अगेन हम इस बुक को ही फॉलो करके फिर से पारद भस्म बनाते हैं, लेकिन नहीं बनती हमसे। तो एक बात है, और रिसर्च करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो फिर बना पाएंगे। दूसरी एक चीज, सत्वपातन ऑफ यशद फ्रॉम खरपर। तो अभी ये जो है ना, ये रस द्रव्यों के नाम है। मैं आपको बहुत ही इजीली इसके बारे में समझाऊंगा कि खरपर, खरपर नाम का एक रस द्रव्य है, उसमें से सत्वपातन करके यशद नाम का द्रव्य प्राप्त करना है। तो अभी खरपर और यशद क्या है, सत्वपातन क्या है, वो मैं इन शॉर्ट समझाता हूँ। डिटेल में हम पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर लेने वाले हैं। तो खरपर जो है अ, वो एक तरह का मिनरल है, यानी कि खनिज है, खान में से मिलता है हमें, जमीन में से मिलता है खरपर। गुजराती में उसको, ये खरपर जो है उसको हम गुजराती में खापरियू बोलते हैं। तो गुजराती नाम भी याद रखिए, खापरियू। खरपर संस्कृत नाम है, गुजराती नाम है खापरियू। ये जमीन का एक ऐसा भाग होता है, कहीं पे खनिज होता है, खान होती है, तो वहां पे ऐसा मिनरल हमें मिलता है जिसके अंदर जिंक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। सभी जगह पे कुछ ना कुछ एलिमेंट ज्यादा मात्रा में होता है ना, कहीं पे गोल्ड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, कहीं पे आयरन या कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जमीन में। तो उसके हमें खनिज मिलते हैं, उसके हमें मिनरल मिलते हैं। तो ऐसे ऐसी ऐसी जो भी खनिज है जहाँ पे खान में से हमें खरपर नाम से ये पत्थर मिलता है, यानी कि जिंक जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन वो अलग अलग धातु और अधातु के संयोजन के स्वरूप में होता है। जैसे कि वो जिंक सल्फाइड होगा, वो जिंक ऑक्साइड होगा, वो जिंक कार्बोनेट होगा, इन सभी का मिश्रण भी हो सकता है। तो ऐसा हमें एक, और उसके साथ साथ पत्थर या फिर धूल मिट्टी भी होगी ही। तो ऐसा हमें एक खनिज मिलता है जो कि खरपर नाम से जाना जाता है। अभी इस खरपर में से हमें उसके उसके ऑक्साइड को, उसके सल्फाइड को, उसके कार्बोनेट को दूर कर देना है, धूल मिट्टी को दूर कर देना है, और हमें प्योर फॉर्म में यशद, यशद यानी कि जिंक, तो संस्कृत में उसको उसको यशद ऐसा बोला जाता है, या फिर यशद गुजराती में या हिंदी में जिसको जसत बोलते हैं। गुजराती या हिंदी में ज स त ऐसा बोलेंगे, संस्कृत में यशद ऐसा बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जिंक। तो खरपर में से, यानी कि जिंक का कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, उसमें से हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करना है, और बाद में हमें चाहिए जिंक यानी कि यशद। तो ये जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं सत्वपातन। उसमें से सत्व निकाल लेना है हमें। खरपर जो है उसका सत्व है यशद, खरपर जो है उसका सत्व जिंक है। तो वो हमें उसमें से निकाल लेना है, वही चाहिए, बाकी की चीजें दूर कर देनी है। तो ये प्रोसीजर जो है वो सबसे पहले यशोधर भट्ट ने इसमें बताई गई थी, रस प्रकाश सुधाकर बुक में बताई गई थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि खरपर का उपयोग उन्होंने कर लिया। आगे है, ये जो बुक है डिस्क्राइब करती है देहवाद, लोहवाद और चिकित्सावाद के बारे में। अभी ये तीन प्रकार के वाद आ गए हैं, और ये तीनों प्रकार के वाद के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चिकित्सावाद के ऊपर पूरा हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो पूरा ही सब्जेक्ट है वो चिकित्सावाद के ऊपर है। तो इन शॉर्ट में अभी बता देता हूँ, देहवाद यानी कि क्या, लोहवाद यानी कि क्या, है ना। जब हम मर्क्यूरी की प्रोसीजर करते हैं, मर्क्यूरी के 18 संस्कार या मर्क्यूरी की 18 पारद की 18 प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें लास्ट में 18 या 19 जितने भी प्रोसीजर्स है, वो होने के बाद सुसंस्कृत पारद जब हमें मिल जाता है कि अभी इसमें सारी प्रोसीजर्स हो चुकी है, ये मर्क्यूरी एकदम रेडी हो गया है, फिर उस मर्क्यूरी का हम सेवन करते हैं, दवाई के स्वरूप में इस्तेमाल करते हैं और अजर अमन बनते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है कि मर्क्यूरी के 18 संस्कार कर लेंगे, तो हमारे शरीर की जो रस रक्त मांस में जो धातुएं है जो क्षीण हो गई है, समय के साथ साथ वृद्धावस्था आ गई है, तो वो सभी धातुएं जो है वो एकदम पुष्ट हो जाती है, और शरीर जो है वो वृद्ध में से एकदम नवयुवान बन जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं देहवाद, यानी कि
उम्र के साथ साथ वृद्धावस्था आती है, हमारे शरीर की सभी धातुएं, सबसे पहले शुक्र, उसके बाद मज्जा, उसके बाद अस्थि, उसके बाद मेद, मांस, रक्त, रस, ये सभी क्षीण होने लगती है। एक समय आता है कि ये इतनी सारी क्षीण हो चुकी है, उसमें भी खास करके रक्त, रक्त का कर्म जीवन है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे या सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि प्रीण जीवन लेपन, ये पूरा श्लोक आपको आता होगा। तो हर एक धातु के एक एक कर्म है। रक्त का कर्म जीवन है। अगर रक्त का क्षय हुआ तो जीवन समाप्त हो जाएगा, यानी कि मृत्यु हो जाएगी। सभी धातुएं क्षीण जब हुई है वृद्धावस्था में, तब हम ये सुसंस्कृत पारद का सेवन करके सातों की सातों धातुओं को इतनी अच्छी पुष्ट बना देते हैं कि वृद्धावस्था की दूर हो जाती है और व्यक्ति एकदम युवान जैसा, नव यौवन जैसा युक्त दिखता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं देहवाद। देहवाद या इसको देह सिद्धि भी बोलते हैं। दूसरा देखते हैं लोहवाद। जब हम मर्क्यूरी की ये सारी प्रोसेस करते हैं, 18 प्रोसेस करते हैं, तो 18वीं प्रोसेस छोड़ दीजिए, उससे एक प्रोसेस बैक चले जाइए, 17वीं प्रोसेस। तो जो 17वीं प्रोसेस होती है, वहां पे क्या होता है, मर्क्यूरी इतना संस्कृत या इतना प्रोसीजर किया हुआ रहता है कि वो, अगर हम उसको एक प्रोसेस करें किसी भी मेटल के साथ, जो कोई भी निम्न धातुएं कही जाती है, जैसे कि लेड या फिर टीन, जो बहुत ही सस्ते में मिलती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुण नहीं होते, ऐसी वाली धातुओं के साथ हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो वो जो धातु है कन्वर्ट हो जाती है उच्च धातुओं में। उच्च धातु यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर। तो हम टीन में से सिल्वर बना देंगे या फिर लेड में से गोल्ड बना देंगे। तो सिर्फ यही प्रोसीजर करते रहना, यानी कि निम्न धातुओं में से उच्च धातुएं बनाते रहना, इसको बोलते हैं लोहवाद। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लोहवाद। अगर रसशास्त्र की जो भी विद्या है वो संसारी लोगों के हाथ में रहती है, तो वो ये लोहवाद ही करते रहेंगे। अगर सन्यासी लोगों के हाथ में रसशास्त्र की विद्या है तो वो देहवाद का उपयोग करेंगे, है ना। फिलहाल में लोहवाद और देहवाद दोनों भी करंट जो समय है उसमें से किसी को भी नहीं आती है, या आती है तो कोई किसी को बताएगा नहीं। तीसरी है चिकित्सावाद, जो कि अभी के समय में पूरे भारत में सब जगह पे प्रचलित है। चिकित्सावाद यानी कि मर्क्यूरी का 18 संस्कार नहीं, 17 संस्कार नहीं, लेकिन मर्क्यूरी के 8 संस्कार, 8 प्रोसीजर किए हुए रहेंगे। तो इस 8 प्रोसीजर किया हुआ मर्क्यूरी यानी कि अष्ट संस्कारित पारद, उसका उपयोग करना है। और उसका उपयोग करना है एज अ मेडिसिन। उसमें से बहुत सारी तरह तरह की मेडिसिन बनानी है, और अजर अमर बनने के लिए नहीं, सोना चांदी बनाने के लिए नहीं, लेकिन शरीर के रोगों को दूर करने के लिए मर्क्यूरी का उपयोग करना। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चिकित्सावाद। तो रस प्रकाश सुधाकर और उसके जैसी पुरानी रसशास्त्र की बुक्स यानी कि रस ग्रंथ, तो उसमें देहवाद, लोहवाद, चिकित्सावाद सब कुछ बताया गया है। जबकि रसशास्त्र की जब हम मॉडर्न बुक्स देखेंगे तो उसमें सिर्फ चिकित्सावाद के बारे में मिलेगा, देहवाद लोहवाद के बारे में नहीं मिलेगा। तो ये रस प्रकाश सुधाकर के बारे में आपको जानकारी दी। आगे की जो बुक है रस रत्न समुच्चय, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस दे दीजिए चैट में। ओके, तो ये जो आप अटेंडेंस देते हैं वो भी रिकॉर्ड होती जाती है, उसी में से मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट बिना अटेंडेंस दिए लीव मत करिए। अगर आपने अटेंडेंस लिख ली है, यहाँ पे अपना नाम और रोल नंबर लिख लिया है, तो उसके बाद ही आप इसको लीव कर लीजिए।